हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज कीटोएसिडोसिस, व्हाट आर द कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द दिस क्रिटिकल कंडीशन दैट इज डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या है। डायबिटीज का ये कॉम्प्लिकेशन है जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती है और इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो आपके अंदर एसिड का फॉर्मेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। कीटोन और एसिड दोनों मिला के कीटो एसिडोसिस बनाते हैं। कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? कीटोन बॉडीज फैट का बाय प्रोडक्ट होता है। कीटोन बॉडीज क्यों बनती हैं? जब आपकी स्केलेटल मसल्स आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, तो आपके स्केलेटल मसल्स में जो फैट होता है वो अपने आप को बर्न करता है, अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और कीटोन के फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो एज एन एनर्जी आपको देता है। तो ब्लड में कीटोन और एसिड दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसको हमने कीटो एसिडोसिस बोल दिया है। क्यों इंक्रीज हो रहा है ये आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जब पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक है, पेशेंट आपके पास आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कंप्लीट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करोगे। कंप्लीट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत हो चुका है, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेम्परेरी आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, उसके बाद आपको मेन मैनेजमेंट करना है। टेम्परेरी आप कैसे मैनेज करोगे? तो आप सबसे पहले 1 लीटर ऑफ दी NaCl दोगे। ये देखो, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या 1 लीटर ऑफ दी 0.9% सोडियम क्लोराइड पर आर के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? क्यों दे रहे हो आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको क्या करना है, जो सेल्स का फंक्शन है उसको इंक्रीज करना है। आपका जो सेल्स का फंक्शन है, जो कि आपके ग्लूकोज को पिकअप कर सके, ले सके और अपने अंदर यूटिलाइज कर सके, वो आपको इम्प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा आपका सेलुलर फंक्शन भी इम्प्रूव करता है, प्लस आपके अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रहा था उसको भी डिक्रीज करता है और आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्ट मसल्स वीक हो जाएंगी हाइपोटेंशन होते होते, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हार्ट अटैक आ सकता है या या आपको कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए क्या करना है? आपको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक। अब जब आपने टेम्परेरी ट्रीटमेंट दे दिया, अब आप क्या करोगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फिर से कराओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको देखना है कि किस चीज का कितना लेवल अंदर बढ़ा हुआ है। फर्स्ट आपको क्या करना है? एबीजी, दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टरी के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक करोगे आप। तो आर्टरी का ब्लड लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करोगे, आपको वो भी हाई मिलेगा, दैट इज कितना मिल सकता है? 250 mg/dl मिल सकता है, ठीक है, मोर देन 250 mg/dl ऐसे आपको मिल सकता है। इसके अलावा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है कि वो सोडियम को बनाने में हेल्प करता है, सोडियम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम सोडियम क्यों दे रहे हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्यों दे रहे हैं। इसके 3 फायदे हैं कि आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और डिहाइड्रेशन को कम करेगा, ठीक। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट चेक करना है कि इसका लेवल कितना है। नॉर्मली सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है? 23 से 30 MEQ/लीटर होता है। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट चेक करोगे तो आपको लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर मिलेगा, ओके। जब आपको ये कंडीशन मिलेगी तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आपको ब्लड शुगर भी हाई मिल रहा है, आपको एबीजी में भी CO2 का लेवल ज्यादा मिल रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट आपको कम मिल रहा है। तो ये आपको सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को क्या है? डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है। जब डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, 3 चीजों पे मेन फोकस करना है। कौन सी 3 चीजें? फर्स्ट आपका IVF, इंट्रावेनस फ्लूइड
यानी कि डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए, सेकेंड आपका इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, और थर्ड आपका ये पोटेशियम। क्यों? पोटेशियम जो है आपके हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करके रखता है और हार्ट अटैक से बचाता है। तो इन 3 चीजों का आपको मैनेजमेंट करना है। तो आईवीएफ यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड में आप क्या करोगे, आपको 3 चीजें देखनी है कि उसका जो है बीपी थोड़ा सा कम है, या तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक की स्टेट आ चुकी है, या तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक की स्टेट आ चुकी है। 3 आपको कंडीशन इसमें मिल सकती हैं। या तो उसका थोड़ा बहुत बीपी कम हो रहा होगा, या तो उसको सीवियर कंडीशन आ गई होगी जिसमें आप उसको शॉक के चांसेस हो गए होंगे। पानी की कमी से जो शॉक होता है उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। कार्डियक मसल जब काम नहीं कर पाती हैं तो हार्ट का जो शॉक होता है उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपके पास आ सकती हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में आपको क्या करना है, 0.9% NaCl 1 लीटर पर आवर देना है। सेम वही ट्रीटमेंट फॉलो करना है जो कि आपने स्टार्टिंग में फॉलो किया था। कार्डियोजेनिक शॉक में आपको हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग पहले करनी है। अब ये डायनेमिक मॉनिटरिंग क्या है? हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग कुछ नहीं है, आर्टेरियल ब्लड गैस है, आर्टरीज में कितना CO2 आ गया है और ऑक्सीजन कितना कम हुआ है वो आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि जब कार्डियक के पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन से ही तो हर एक ऑर्गन जिंदा रहता है ना आपका, तो कार्डियक की डेथ हो जाएगी। तो ये चीजें आपको करनी है। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको चेक करना है सोडियम लेवल। या तो सोडियम देने के बाद या तो वो लो होगा, या तो वो हाई होगा, या तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लो हुआ तो आपको फिर से 0.9% आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड देना है। जो ट्रीटमेंट आप चला रहे थे वही ट्रीटमेंट आपको रिपीट करना है। मान लीजिए हाई हुआ या नॉर्मल हो रहा है अभी, ठीक, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेवल उसका कम करना है, लेकिन आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। क्योंकि अभी हमें सिर्फ सोडियम ही नहीं मैनेज करना है, हमें उसका शुगर लेवल भी मैनेज करना है बॉडी का, और पोटेशियम लेवल भी मैनेज करना है। इसके साथ साथ सोडियम आपको थोड़ा बहुत देते रहना है, दैट इज 0.45% NaCl। लो हुआ तो सेम चलेगा आपका ट्रीटमेंट, और अगर नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे तो आपको थोड़ा सा कम करना है, 0.9 से कम करना है 0.4 तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जब आप ये ट्रीटमेंट चला दोगे एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, जब तक डॉक्टर बोलेगा तब तक आप ये ट्रीटमेंट चलाते रहोगे। अब चलो आगे देख लेते हैं इंसुलिन वाला। इंसुलिन में आप 2 तरह से इंसुलिन दे सकते हो, एक्चुअली 3 तरह से दे सकते हो, IV, IM या सबक्यूटेनियसली आप दे सकते हो। IV डायरेक्ट वेन में देते हैं हम, IM मसल्स में देते हैं, और सबक्यूटेनियसली हम अंडर द स्किन देते हैं। तो अगर हम IV देंगे तो IV हम कैसे देंगे, हमें देना है IV, रेगुलर इंसुलिन देना है। रेगुलर इंसुलिन क्या होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या है कि ये कम से कम टाइम लेता है एक्शन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कम से कम टाइम लेता है एक्शन, और नॉर्मली हम ये रेगुलर इंसुलिन ही यूज करते हैं। तो रेगुलर इंसुलिन आपको लेना है कितना, 0.15 यूनिट पर केजी के अकॉर्डिंग बोलस। बोलस मीन्स होता है टेकिंग एट मील टाइम। ठीक है, जब आप खा रहे हो, खाने के टाइम पे, खाने से पहले आपको इंसुलिन ले लेनी है। तो मील टाइम तक आपको इंसुलिन ले लेनी है। कितनी लेनी है, 0.15 यूनिट पर केजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको कैसे लेना है, रेगुलर इंसुलिन, सेम रेगुलर इंसुलिन लेना है कितना, 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के अकॉर्डिंग। IVF लेना है, इन्फ्यूजन। ठीक है, जो भी आपकी ड्रिप चल रही है उसमें आप डाल के ले लोगे। समझ गए? तो आप IV वाला इंसुलिन कैसे ले रहे हो, पहले 0.15 यूनिट पर केजी के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो जब आपने खाना खा लिया है तब। उसके बाद आप जो IVF आपका जो चल रही है आपका इंट्रावेनस फ्लूइड, तब आपने 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के अकॉर्डिंग उसमें डाल दिया। ठीक है, अगर यही चीज आप IM या सबक्यूटेनियसली ले रहे हो तो आपको सेम रेगुलर इंसुलिन ही लेनी है, डोज थोड़ी सी बढ़ा देनी है। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट वेन में इंसुलिन लोगे तो वो जल्दी एक्शन करेगी, जब आप मसल और सबक्यूटेनियस यानी स्किन में लोगे तो वो थोड़ा सा लेट एक्शन करेगी। तो इसके लिए हमें डोज बढ़ा देनी है। कितनी बढ़ानी है, 0.3 यूनिट पर केजी आपको कर देनी है।
बोलस में देनी है आपको। तो बोलस मीन्स वही मील के बाद आपको देनी है। जो आईवी आपकी चल रही है बोलस, उसमें आपको दे देनी है। कितनी देनी है? जितनी भी है उसकी जस्ट हाफ। ठीक, जितनी भी इंसुलिन आप दे रहे हो उसकी हाफ इंसुलिन आपको आईवी में डाल देनी है। एंड फिर रेगुलर इंसुलिन आपको 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर, आपको आधी जो इंसुलिन बची हुई है वो आपको आईवी या आईएम सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली दे देनी है। अब ये देने के बाद क्या हुआ? जब आपने ये दे दिया आईवी आईएम जैसा भी आपने दिया, तो आपने देखा, फिर एनालाइज किया कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम नहीं हुआ। ठीक है, कितना कम होना चाहिए? 50 से 70 mg पर डीएल के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए। 50 से 70 पर डीएल को अगर आप चेंज करते हो तो आप समझ लो कि 250 से ज्यादा शुगर बढ़ी हुई थी ना, 250 mg पर डीएल मैंने आपको बताया था उधर कि कीटोएसिडोसिस में आपको शुगर इसके आसपास मिल जाती है, ग्लूकोज इतना लेवल बढ़ जाता है। तो 50 से 70 mg पर डीएल कम होना चाहिए। इसका मतलब वो 250 कम होकर के 200 से 180 mg पर डीएल तक आ जानी चाहिए ये वाला ट्रीटमेंट देने के बाद। अगर फेल हो जाता है, नहीं आता है, ठीक है, तो आपको दो तरह से मैनेज करना है। एक, या तो आप डबल कर दोगे डोज को, ठीक है, डोज बढ़ा दोगे। किसकी डोज बढ़ा दोगे? इंसुलिन की पर आवर, ठीक है, until it falls by like 50 से 70 mg पर डीएल, जब तक वो 200 से 180 mg पर डीएल हो नहीं जाती। जितनी भी थी उसकी 50 से 70 mg पर डीएल कम हो जानी चाहिए। तो आपने क्या किया? इंसुलिन का डोज बढ़ा दिया। या तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दोगे, जैसे 10 यूनिट आईवी पर आवर बोलस आप दे दोगे। कब तक दोगे? जब तक कि सेम 50 से 70 mg पर डीएल कम नहीं हो जाती। इसके साथ ही साथ आपने क्या किया? ये देने के बाद, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तब तक देने के बाद आपने फिर से चेक किया, फिर से आपकी ब्लड शुगर लेवल 250 mg पर डीएल निकली। तो आपको क्या करना है? अब आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज करना है। क्या दोगे आप? 5% डेक्सट्रोज दोगे। ठीक है, ये देखो 5% डेक्सट्रोज दोगे, ये आता है पूरा। इसके साथ साथ 0.45% सलाइन दोगे, ऐड करोगे उसमें। और क्या आपको ऐड करना है? आपको ऐड करना है इंसुलिन, ऐड करना है। कितना? 0.05 to 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर इन आईवीएफ, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में आपको देना है। ठीक है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन कितना होना चाहिए? 100 से 200 ml होना चाहिए, पर आवर के अकॉर्डिंग आपको देना है। इसके बाद इंसुलिन कई हद तक मेंटेन हो जाएगा। अगर मेंटेन नहीं हुआ तो थोड़ा सा आप इंसुलिन बढ़ा दोगे, 5 यूनिट सबक्यूटेनियसली दे दोगे। और कहाँ तक बढ़ाओगे? 20 यूनिट आप बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। तो इंसुलिन में आपको कुछ नहीं करना है। सारा ट्रीटमेंट देने के बाद आपको एक बार इंसुलिन चेक करना है। अगर इंसुलिन 50 से 70 mg पर डीएल तक कम नहीं हुआ, यानी कि अगर 250 था तो 200 से 180 mg पर डीएल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपको डोज चेंज करनी है। आपको डोज को या तो डबल कर देना है, ठीक है, या तो आपको 10 यूनिट आईवी पर आवर में बोलस में दे देना है। ठीक है, इस तरह से आपको देना है। देने के बाद आप फिर से चेक करोगे, स्टिल आपका 250 mg पर डीएल तक जा रहा है, आपका कम नहीं हुआ, आपके ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हुआ, फिर आपको ट्रीटमेंट चेंज करना है। आप फिर क्या करोगे? 5% डेक्सट्रोज में बहुत सारी चीजें ऐड करोगे, जैसे 0.45 नॉर्मल सलाइन परसेंट ऐड करोगे। इसके साथ साथ आप इंसुलिन 0.05 टू 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के अकॉर्डिंग इंसुलिन उसके अंदर डालोगे। किसके अंदर डालोगे? आईवी फ्लूइड जो भी चल रहा होगा उसके अंदर डालोगे, और 100 से 200 ml पर आवर के अकॉर्डिंग चढ़ा दोगे पेशेंट को। इसके साथ साथ आपको मेंटेन करना है। अगर फिर भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो आपको मेंटेन करना है। इंसुलिन 5 यूनिट सबक्यूटेनियसली इंसुलिन आप दोगे कंटिन्यूअस। और क्या करोगे? कहाँ तक बढ़ा सकते हो? एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप 20 यूनिट तक बढ़ा सकते हो। ये है आपका इंसुलिन का ट्रीटमेंट। इससे आपका ग्लूकोज लेवल मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? जिससे कि आपको हार्ट अटैक ना आए, या आपके हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। पोटेशियम आपको चेक करना है, कितना पोटेशियम है, कितना नहीं है। ठीक है, पोटेशियम नॉर्मल कितना होना चाहिए? 5.2 मिली मोल होना चाहिए पर लीटर। ठीक है, इतना पोटेशियम नॉर्मल होना चाहिए आपके अंदर। आपने चेक किया, अगर 3.3 से कम है तो फिर आपको इंसुलिन को रोक के पहले पोटेशियम को मेंटेन करना है, वरना आप इंसुलिन चढ़ाते जाओगे और आपका जो हार्ट होगा वो फेल हो जाएगा। तो इंसुलिन चढ़ाना बेकार हो गया। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इंसुलिन को थोड़ा टाइम होल्ड करिए, आप पोटेशियम मैनेज करिए। तो कितना पोटेशियम आपको देना है, 40 MEQ पर आर के अकॉर्डिंग आपको पोटेशियम देना है, जब तक वो 3.3 से MEQ पर लीटर से ज्यादा नहीं हो जाता या 5.5 तक नहीं आ जाता। फिर मान लीजिए अब आपका 5.5 से कम आया, फिर से आपने चेक किया चढ़ाने के बाद, लेकिन अभी भी ये कितना हुआ, 5.5 से कम आया। तो फिर से आपको पोटेशियम चढ़ाना है, देना है। पोटेशियम देने के बाद आपको 20 से 30 MEQ ऑफ द पोटेशियम पर लीटर IVF में दे देना है। देने के बाद कब तक देना है, जब तक आपका पोटेशियम लेवल 4.0 से 5.0 MEQ पर लीटर नहीं हो जाता, तब तक आपको, यहाँ पे देख लो, तब तक आपको पोटेशियम चढ़ाते रहना है। तो जब आपका 4.0 से 5.0 MEQ पर लीटर पोटेशियम हो जाएगा, तब आप सक्सेसफुली कह सकते हो कि आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो पेशेंट का डिहाइड्रेशन चेक करते रहना है, वाइटल साइन चेक करते रहना है, स्किन कंडीशन चेक करते रहना है जिससे डिहाइड्रेशन लेवल पता चल सके, ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है। फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि ज्यादा या कम ना हो, ताकि आप फ्लूइड को मैनेज कर सको और जो इम्बैलेंस चल रहा था वो उसको बैलेंस कर सको। नेक्स्ट एडमिनिस्टर करना है IV बोलस इंसुलिन। तो आपको जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपको उतना ही इंसुलिन देना है एज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, अदरवाइज इंसुलिन का लेवल भी डिसबैलेंस हो सकता है। ECG करना है जिससे कि कार्डियक फंक्शन को आप मॉनिटर कर सको, क्योंकि आप पोटेशियम ऑलरेडी दे चुके हो, तो कार्डियक फंक्शन नॉर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा है फंक्शन, वो आपको मैनेज करना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप कर ही चुके हो, ठीक है, लेकिन चेक करते रहना है कि डिसबैलेंस ना हो। हर 4 घंटे में ABG आपको करना है, जिससे कि आपको अंदर आपकी बॉडी के अंदर CO2 लेवल कितना है, O2 लेवल कितना है, वो आप देख सको और मेटाबॉलिक एसिडोसिस से फ्री हो सको। इसके अलावा परफॉर्म करना है माउथ केयर। क्यों? क्योंकि उसका ड्राई माउथ हो चुका है, तो आपको माउथ केयर परफॉर्म करना है, स्किन केयर देना है। यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है, जिससे आपको पता चलेगा कि यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है। यूरिन का कलर चेक करते रहना है कि कितना यूरिन का कलर डार्क हुआ, लाइट हुआ। इसके अलावा पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है कि अगर इस तरह की कंडीशन आ गया है तो आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करके रखना है। हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है अगर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस ले रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। तो ये आपको पता खुद भी करना पड़ेगा। कैसे? पेशेंट को बोलना है कि ग्लूकोमीटर लेके रखें, क्योंकि आपके घर में एक डायबिटिक का पेशेंट है, कब डायबिटीज ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, कब डिक्रीज हो गया, ये आपको पता रखना है, अदरवाइज हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ग्लूकोमीटर पेशेंट को बोलना है फैमिली को कि परचेस करके अपने घर पे रखें, जिससे कि टाइमली वो उसको यूज कर सके। शुगर लेवल ग्लूकोमीटर लेने के बाद शुगर लेवल मेजर कैसे करना है, ये आपको पेशेंट और उनकी फैमिली को सिखाना है। कीटोएसिडोसिस को भी आप मैनेज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। टाइमली आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है और कीटोन बॉडीज को चेक कराना है। सप्लीमेंटल फास्ट एक्टिंग इंसुलिन आपको प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को बोलना है कि ऐसे सप्लीमेंट्स लें जो कि फास्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी इंसुलिन भी आपको, सारी इंसुलिन की टाइप्स ऑफ इंसुलिन की भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि कितने टाइप की इंसुलिन आती है, कौन सी फास्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, कौन सी इंसुलिन कितने टाइम पे फंक्शन कर देती है। ट्रीट अंडरलाइन ट्रिगर्स। अंडरलाइन ट्रिगर्स वो होते हैं कि टाइमली पेशेंट को जिस भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जैसे टेंशन हो रही है पेशेंट को, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ टॉक वगैरह देनी है पेशेंट को और उसकी फैमिली को बताना है कि कैसे कोप अप करना है चीजों को लेकर के, क्योंकि स्ट्रेस लेवल की वजह से ग्लूकोज लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाता है। मेंटेन कांटेक्ट विद द मेडिकल टीम। पेशेंट और उसकी फैमिली को बोलना है कि मेडिकल टीम से कांटेक्ट करके रखे, अदरवाइज क्या हो सकता है कि इमरजेंसी में उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपको डिहाइड्रेशन करना है, हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में। डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है,
हाइपोटेंशन इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाइपो और हाइपरकैलेमिया क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज पोटेशियम लेवल। जब पोटेशियम लेवल जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, यानी कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, मान लीजिए इंसुलिन ज्यादा हो गया अंदर, तो ग्लूकोज की कमी हो सकती है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ऑर्गन फेल हो सकता है। ऑर्गन फेल इसलिए होगा जब एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, CO2 बहुत इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो आपके ऑर्गन को ऑक्सीजन जो कि उनका फूड होता है वो नहीं मिलेगा और ऑर्गन काम नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्सिस मीन्स होता है इन्फेक्शन। तो जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। टिश्यूज की डेथ को हम टिश्यू नेक्रोसिस भी बोलते हैं। जब टिश्यूज की डेथ हो जाएगी तो उसके अंदर पस वगैरह भर जाएगा, जिसको हम सेप्सिस में बोल सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। प्लस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स होता है हार्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ऑब्वियसली जब ब्लड स्लोली हार्ट के पास जा रहा है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और डेथ हो जाएगी। सेरिब्रल एडिमा यानी कि ब्रेन में एडिमा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्रेन को ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से एडिमा हो जाएगा। So this is all about the diabetes ketoacidosis. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.